लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे एंड किया था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया था क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया था क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है। तो एक उसका रिकैप भी लेंगे और फिर वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ा था। आ जाइए बच्चों, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, तुम लोग आंसर करते जाओ। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे ही है। जैसे ये पहला सवाल बच्चों पढ़ो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बता दो बच्चों, तुम लोग बोल सकते हो कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा ऑप्शन? हाँ, अलीगढ़ पाठशाला बैठ जाइए भाई। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों। डी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, सही स्टेटमेंट है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इट इज इक्वल टू, बच्चों ये ऐसा डिफाइन करते हैं ना, डेल्टा यू बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर आप माइनस इधर भेज दो तो बन जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, वर्क इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। हाँ हाँ बोलिए बेटा। जी हाँ हो जाएगा, देखिए आप लोग मत घबराइए, सर्कुलर मोशन जितना है उतना हो जाएगा आज की क्लास में, और वर्क एनर्जी क्योंकि बीच में नहीं रोक सकते बेटा, तो इसको हो जाने दीजिए। आज की क्लास के बाद भी हमारे पास वेडनेसडे की क्लास बचेगी, थर्सडे की क्लास बचेगी, फ्राइडे, 3 क्लासेस है, बहुत है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो परेशान मत होइए, ठीक है। बिल्कुल आप मत परेशान होइए। मैंने, गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने देख लिया, देख रखा है सिलेबस, और आप बिल्कुल मत परेशान होइए। जो आएगा, मतलब जो भी आपके पेपर में सवाल आएंगे वो सारे के सारे पढ़ाए हुए कंटेंट्स आएंगे, तो आप बिल्कुल भी 1% भी परेशान। क्या बेटा? नहीं, इस वाले टेस्ट में वर्क एनर्जी में कहां तक दिया हुआ बच्चों, शायद वर्क एनर्जी थ्योरम तक दिया हुआ है ना। हाँ तो वहीं तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों आप लाइटली मत लीजिए, ये पढ़ते रहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर सर आप, हम बीच में इसलिए नहीं रोक रहे बच्चों क्योंकि ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, मतलब एक के बाद एक, इसको बीच में नहीं रोक सकते हैं, तो इसलिए इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर सर्कुलर मोशन अगली क्लास से शुरू कर देंगे, ठीक है। बोलिए। हाँ हाँ, देखिए थोड़ा सा डिफरेंसेस आ सकते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन की सिलेबस कितना कवर हुआ है। प्लानर का, प्लानर तो वो होता है ना जो हम लोग शुरुआत में प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी, पर कुछ, हाँ हाँ, तो कुछ चीजें चूंकि जैसे हम सिलेबस लेके आगे बढ़ते हैं तो जिस स्पीड से सिलेबस जाता है उस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अभी जो आपका सिलेबस है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम तक आएगा, इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम तक आएगा, सर्कुलर मोशन और एनएलएम पूरा आएगा, ठीक है। ये आपका अपडेटेड सिलेबस है। तो आप लोग भी थोड़ा समझिए बच्चों, कोशिश करते हैं जितना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाए, जितना अच्छे से कर पाए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। आ जाइए बच्चों यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल देखिए, जल्दी से आंसर करिएगा बच्चों इसको। बी ऑप्शन सही है बच्चों, है ना। इसमें कह रहा है वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, गलत हो गया ना। इन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर बच्चों बी ऑप्शन होगा। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल। अगला आ जाइए बच्चों। राइट, राइट, मैं बता देता हूँ बेटा, इस इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। बताइए बच्चों क्या ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन डी, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, ये गलत है। और पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी गलत है। तो बोथ, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है बच्चों ये। ठीक है चलिए,
अब बच्चों कल मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा डिफाइन किया था, उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों डिफाइन किया था कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके शेप की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमको बहुत डिटेल में पढ़नी है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काफी हद तक आइडिया दे दिया है, आज इसके कुछ सवाल भी कर लेंगे और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का भी आप मान लीजिए सेशन काफी हद तक पोटेंशियल एनर्जी पे ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। बच्चों इसका कोई मतलब समझा सकता है, रिलेटिव क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? ये मैंने आपको कल की क्लास में बहुत बढ़िया समझाया था। हम्म। एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। अगर आपको किसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट बतानी है तो कहीं ना कहीं रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। और बच्चों रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, ऐसा नहीं बच्चों की जीरो ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो को जोड़ना और घटाना आसान होता है इसलिए हम लोग जीरो ले लेते हैं। ठीक है ना? अगली देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बच्चों स्टेटमेंट आपको समझ में आता है, क्लियर है क्या सभी को? नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आज हो सकेगा मौका तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्यों नहीं डिफाइन करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, वो भी दिक्कत समझेंगे। फिर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी पोजीशन इज इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट इट फ्रॉम अ सर्टेन रेफरेंस पॉइंट टू द प्रेजेंट पॉइंट। इसके बारे में बच्चों मैंने चर्चा तो की है, अगर किसी बच्चे को इसका मतलब समझ में आ रहा और समझाने की कोशिश करना चाहे तो कर सकते हो बेटा। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? हाँ हाँ हाँ। नहीं, इसमें एक्चुअली बच्चों इन्होंने बात की ना एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन की, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ये बराबर होता है एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के। अगर आज भी इस पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा जब मैं आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, और कल भी बच्चों इसमें मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको है ना ऑब्जेक्ट को ऐसे हाथ में लिया और ऐसा उठा के ऊपर यहाँ पे रख दिया। मान लीजिए आपको मेहनत करनी पड़ी 100 जूल की, है ना, आपने 100 जूल का वर्क किया, आप बिल्कुल धीरे धीरे ले गए, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने दी और यहां तक ले गए। तो ये जो आपने 100 जूल का वर्क किया बच्चों, क्या इतने ही अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक? बोलिए बच्चों। तो U2 माइनस U1 बराबर कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी बच्चों? 100 जूल, जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? हाँ, यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के भी बराबर होगा। मतलब ये जो लास्ट वाली इक्वालिटी है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है, इन दोनों को बच्चों बराबर कर पा रहे हैं। इसके लिए कंडीशन भी मैंने बताई थी, अगर किसी बच्चे को याद हो, कि इसके ये वैलिड तो है लेकिन इसके साथ एक कंडीशन। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, पार्टिकल एक्सेलरेटेड ऊपर गया, तो एक्सटर्नल एजेंट ज्यादा वर्क करेगा पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट से। तो ये तभी वैलिड है जब स्पीड कांस्टेंट रहे, मतलब पार्टिकल की स्पीड में चेंज ना हो। अगला आ जाइए बच्चों। तो ये सब डिस्कशन बच्चों हम लोग कल कर चुके थे, और थोड़ा सा बच्चों मैंने आपके इक्विलिब्रियम पे भी बात की थी, है ना? बोलिए बेटा। ठीक है, ठीक है। अभी तक बच्चों मैंने कुछ भी वैसे नया नहीं पढ़ाया है, थोड़ी बहुत सवालों की प्रैक्टिस की है। कल जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था, वो वही बस रिपीट करवा रहा था कि एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन और शेप की वजह से होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। ये सब कल डिस्कशन हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव के लिए कभी डिफाइन नहीं करते, केवल कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन करते हैं। Potential energy of a body at any position in a conservative force field is defined as the external work done। तो बच्चों ये भी मैंने बताया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये बराबर होगा, बस हाँ
इसमें छोटी सी एक कंडीशन है कि आप एक्सटर्नल एजेंट को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर बोल सकते हैं तब जब स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब आप पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मतलब उसकी स्पीड बढ़ाते हुए ऊपर ना ले जाएं, तभी आप ये बोल पाएंगे। अच्छा, जाते जाते बच्चों मैंने आपको हाँ, मैं देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई अगर लेट ज्वाइन किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम तक ही आपके सिलेबस में आ रहा है, पर बीच में नहीं छोड़ सकते बेटा, तो इसको थोड़ा-सा मतलब एनर्जी कंजर्वेशन तक कंप्लीट कर लेते हैं। कल से सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है? और सर्कुलर मोशन बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, जितना मैं आपको कल की क्लास में या परसों की क्लास में कवर करूँगा, बस उतना ही आएगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इन डेप्थ आपको बहुत ज़्यादा या कोई भी सवाल ऐसा आ जाएगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार की क्लास तक में जितना सर्कुलर मोशन होगा, वही आपके पेपर का हिस्सा होगा, ठीक है? इवन शुक्रवार का भी नहीं कंसीडर होगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई सवाल ऐसा आ जाएगा जो सर्कुलर मोशन जो आपको नहीं पढ़ाया हुआ, इसको बीच में नहीं रोक सकते क्योंकि सारी कड़ियां जो है लिंक है, बीच में तोड़ेंगे तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पेपर का भले ही ये हिस्सा ना हो, आपके नीट का एग्जाम का हिस्सा है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। खैर, तो बच्चों मैं आपको ये कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी से मैंने आपको एक लास्ट जाते जाते समझाया था कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए आपको कुछ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जेड है, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ऐसी तीनों का फंक्शन होगा बच्चों, इसके चांसेस बहुत कम है, ज्यादातर केसेस में एक्स का ही फंक्शन रहता है जो सवाल आए हुए हैं, लेकिन अगर तीनों का फंक्शन है तो बच्चों एफ एक्स एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, एफ वाई निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, और एफ जेड बताइए। हाँ, डेल यू बाई डेल एक्स कर देंगे और इसमें माइनस डेल यू बाय, और ये माइनस डेल यू बाई डेल जेड। और बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव आता है ना सबको, तो अगर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन और एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के अलावा बाकी जो चीजें होंगी वो सब कांस्टेंट हो जाएंगी और फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना? बिल्कुल। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए बच्चों? जीरो, ठीक है? अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब du बाई डी कितना होना चाहिए बच्चों? जीरो। तभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगा, याद है बेटा? जाते जाते इस पे एक सवाल हुआ था, तो थोड़े से सवाल बच्चों इस पे करते हैं, फिर डिस्कशन आगे ले जाएंगे। चलिए ये पहले बता दीजिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। जो भी आंसर बच्चों आपको लग रहा हो। ऑप्शन बी, डी, ओके। देखिए नॉन कंजर्वेटिव वाले बच्चों तो आप सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट ही नहीं करती है। तो कंजर्वेटिव वाले दो ऑप्शन है बच्चों, या तो बी या तो डी, इनको तो आप हटा ही दीजिए। बी और डी के बारे में सोचिए थोड़ा सा, कौन सा आपको सही लग रहा है बच्चों, बॉम्बे या दिल्ली? ठीक, ठीक, दोनों करके एक एक करके डिस्कशन कर लेते बच्चों। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। तो बच्चों देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, ये नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज है। अगर आप चाहते हो कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब बच्चों डेल्टा यू को होना चाहिए पॉजिटिव। यहां तक किसी को तकलीफ तो नहीं है ना? अगर पोटेंशियल एनर्जी आप इंक्रीज करना चाहते हो तो डेल्टा यू को होना पड़ेगा पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव तब हो पाएगा बच्चों क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी डेफिनेशन की वजह से है। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी नेगेटिव हो जाए तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ना उस केस में, है ना? क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, माइनस पहले से बैठा है तो पोटेंशियल एनर्जी को घटा देगा, नेगेटिव कर देगा। अगर आप चाहते हो पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी माइनस में आना चाहिए, -10 जूल, -15 जूल। ये तभी होगा बच्चों जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल है जो कि ग्राउंड पे रखा है, ठीक है? आप इसको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले गए, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले गए, h हाइट मान लीजिए। तो जब बच्चों आप 1 से 2 तक ले जाएंगे तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घट जाएगी, क्या लगता है इस केस के लिए? बढ़ेगी ना बेटा, इंक्रीज होगी, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है बच्चों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए तो आप कर क्या रहे हैं,
पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है और पार्टिकल को आप डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। तो ये बच्चों जो कंजर्वेटिव फोर्स है इस केस में पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है। मतलब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं बच्चों या कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं? अगेंस्ट में। तो बच्चों ये बी ऑप्शन सही होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क होगा तभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में वर्क डन हो गया तो पोटेंशियल की सिस्टम एनर्जी घट जाएगी। जैसे कि आप 2 से छोड़ दीजिए 1 पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम घट जाएगी। क्लियर है क्या सबको? ये बोलिए बेटा। चलिए अब आ जाइए, ये सवाल करिए और आंसर बताइए। बोलिए बेटा। जी, जितना सिलेबस में लिखा हुआ बेटा उतना ही है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए मतलब पढ़ा रहा हूं क्योंकि बीच में नहीं रोक सकते हैं, तो जो लिंक्ड टॉपिक है उनको खत्म कर लेते हैं फिर सर्कुलर मोशन करेंगे। तो बच्चों पहले आपको एक्सप्रेशन फॉर एसोसिएटेड फोर्स निकालना है। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इतनी है तो इन दो पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, पहले तो यही बताना है। और फिर इक्विलिब्रियम सेपरेशन बताना है। दोनों में से कोई भी आंसर बच्चों आप बताना चाहो बिल्कुल बता सकते हैं। घबराइए नहीं बच्चों, अगर किसी का आंसर आ गया और शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल बता सकते हैं आप। सही गलत का ज्यादा सोचा मत करिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं। 2 के पावर 1/6 इंटू ए है ना? ओके। और इक्विलिब्रियम सेपरेशन? ओके चलिए बच्चों, अच्छा मुझे बस इतना बताइए कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं। कितने बच्चों का अटेम्प्ट हो गया एक बार? हाँ बोलिए। 6A आ रहा है फोर्स। चलिए सेपरेशन ए के इक्वल आ रहा है। ठीक कोई बात नहीं। बच्चों फोर्स निकालना है तो मुझे बस बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है, फोर्स निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज करें? माइनस का डी बाई डी आर। बोलिए बच्चों ये सबको क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया माइनस डी बाई डी आर। अब जब बच्चों आप उसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा, यू नॉट कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब इस चीज को डिफरेंशिएट करना है तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, और जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों उसको ऐसा लिख लेता हूं मैं कि a के पावर 12 और r के पावर -12 और माइनस a के पावर 6 और r के पावर -6, ऐसा करके लिख लेता हूं।
अब जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे बच्चों तो देखिए a के पावर 12 चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा -12 और ये बच्चों बन जाएगा r के पावर -13। इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो बच्चों ये बन जाएगा -a के पावर 6, r के पावर -6 है तो -6 पहले आ जाएगा और r के पावर -7 ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो फोर्स बराबर होगा u नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -12 a के पावर 12 -12 a के पावर 12 डिवाइड बाय r के पावर 13 और प्लस ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 6 a के पावर 6 डिवाइड बाय r के पावर 7। बच्चों देख लो जरा, तुम लोग का भी यही आ रहा है ना? अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। हाँ, ये माइनस का साइन बच्चों कॉपी करता हुआ यहाँ पे आएगा, तो एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। अब सही है ये बच्चों, क्योंकि माइनस फॉर्मूले पे है ना, तो ये माइनस माइनस ऐसा आता रहेगा और इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 a के पावर 12 डिवाइड बाय r 13 माइनस 6 a6 डिवाइड बाय r 7 आ रहा है बच्चों आप लोग का भी यही? ठीक, अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालना है बच्चों, तो क्या इक्विलिब्रियम सेपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? जीरो से इक्वेट कर देंगे। किसको जीरो से इक्वेट कर देंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी को, एफ को। वेरी गुड। तो बच्चों अगर आप एफ को जीरो से इक्वेट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो ये पूरा टर्म जीरो के इक्वेट हो जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाई r13 बराबर, बच्चों चूंकि इसको जीरो के बराबर करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा, तो 6a6 डिवाइडेड बाई r7। तो जो कैंसिल करिए, 6 से कैंसिल होगा, ये 2 बन जाएगा और दोनों साइड अब r के पावर 7 मतलब 13 उधर भेज दीजिए, 12 इधर भेज दीजिए, बन जाएगा 2a12 डिवाइड बाय a6 बराबर r13 उधर भेज दिए बच्चों, r13 डिवाइड बाय r7। तो r13 बाय r7 7 6 13 r के पावर 6 बचेगा और बेटा यहाँ बच जाएगा a के पावर 6, तो 2a के पावर 6 बराबर r के पावर 6। दोनों साइड 6th रूट ले लीजिए बच्चों, है ना, तो ये बच जाएगा 2 के पावर 1/6 a बराबर r। ये आंसर आएगा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगी। ठीक है, कितने बच्चों का आ गया था? एक बार बच्चों हाथ उठा दीजिए तो मुझे आइडिया लग जाए थोड़ा। वेरी गुड, ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, पीछे से मिलता जुलता एक और सवाल करेंगे। ओके, कहां से बेटा? कौन सा वाला पार्ट? देखिए कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ये है, सवाल ने पूछा है कि एसोसिएटेड फोर्स निकालिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है और हमें फॉर्मूला पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस डेल यू बाई मतलब डी यू बाई डी एक्स कर देंगे तो फोर्स बन जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को चूंकि ये आर का फंक्शन है तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट किया तो बेटा ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, और डिफरेंशिएशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या किया, आर की पावर 12 नीचे तो उसको ऊपर लिख दिया, आर की पावर 6 नीचे उसको ऊपर लिख दिया, फिर ए के पावर 12 कांस्टेंट है एज इट इज आ गया और एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस 1, इसी तरह से इसको किया। बोलिए। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। क्या बेटा? हाँ मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमसे सवाल में पूछा है कि फोर्स बता दीजिए कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, एसोसिएटेड फोर्स पूछा है, तो फोर्स बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर, है ना, ये अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कशन किया कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, फोर्स पूछा जाए तो माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन दिया था बेटा, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया। ठीक है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आर के पावर 12 नीचे उसको ऊपर ले जाइए, -12 बन जाएगा, आर के पावर 6 नीचे उसको ऊपर ले जाइए, -6 बन जाएगा। फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं चूंकि आर के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और x के पावर n का डिफरेंशिएशन लग जाएगा, nx के पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएट किया तो एसोसिएटेड फोर्स का एक्सप्रेशन तो ये आ गया। फिर सवाल का अगला हिस्सा बोल रहा है फाइंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। इक्विलिब्रियम सेपरेशन जहां पे फोर्स जीरो हो जाए, तो इस चीज को जब बेटा आप जीरो से इक्वेट करेंगे
तो 0 से इक्वेट करने पे ये बराबर ये आ जाएगा ना, जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे, इस चीज को 0 के बराबर करेंगे तो आप इस लाइन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको r की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों एक सवाल और कर लिया जाए इसी पे। चलिए लगा रहा हूं बच्चों मैं सवाल, अगला सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब कर लीजिए बच्चों, ये सवाल कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। पिछले वाले से बच्चों थोड़ा आसान है, इस बार सबके सही आ जाए भाई। बहुत आसान आसान सी चीजें पूछे गई हैं। फोर्स का एक्सप्रेशन बता दीजिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए इक्विलिब्रियम में कितनी है। ओके ओके। और ओके ओके। और तीसरे वाले का ओके। बच्चों ये सारे बच्चों का सही आना चाहिए भैया, काफी प्रैक्टिस हुई है। ओके ओके गुड। चलिए बच्चों पहला वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, तो बच्चों जब भी फोर्स की बात की जाए तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस साइन फॉर्मूला से आ गया। और जब बेटा इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2ax माइनस बी, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये बन जाएगा b माइनस 2ax। क्या बच्चों आप सभी का भी फोर्स यही आया b माइनस 2ax? कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दो बेटा जल्दी से। वेरी गुड। अब अगला सवाल पूछा है इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए। तो बच्चों जल्दी से बता दो, जब मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए होगा तो क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए? f को 0 के बराबर कर देंगे, तो बेटा कर दीजिए f बराबर 0। देखिए जब आप f बराबर 0 करेंगे मतलब b माइनस 2x बराबर 0, तो यहां से देखिए बच्चों x की वैल्यू जो आएगी वो b अपॉन 2a आ जाएगी। ठीक है, कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठाइए बच्चों। इक्विलिब्रियम पोजीशन b अपॉन 2a, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया बच्चों आप सभी से इक्विलिब्रियम पे, तो अब क्या करना चाहिए बच्चों, आपको क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए? बिल्कुल, x की जो वैल्यू आई है बच्चों, ये पोजीशन है ना इक्विलिब्रियम वाली, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए x का फंक्शन है, आप सीधे सीधे x की वैल्यू उठाइए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो u बराबर देखिए मैं लिख रहा हूँ a x, ओके, ये बच्चों बन जाएगा a इंटू बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस b इंटू बी बाय टू ए। बच्चों अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करिए बच्चों, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो बच्चों ये माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a बन जाएगा। यही आ रहा है क्या बेटा? यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। हम्म, ठीक है। अगला सवाल लगाऊं बच्चों?
चलिए अगला सवाल बच्चों बहुत आसान है, गड़बड़ नहीं करिएगा। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हो, ठीक है। अभी तक 2 बच्चों ने बताया। ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसमें पूछा गया है, हाँ, पोजीशन एट विच फोर्स बिकम 0, तो आप पहले फोर्स निकाल दो, तो F बराबर आ जाएगा माइनस, हाँ, डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, तो माइनस साइन एज इट इज, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x आ जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर, और बच्चों आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो जब बराबर कर देंगे 0 के, तो ये बन जाएगा 10x बराबर 12x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 10/12, तो 5/6, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एक सवाल है बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए, थोड़ा सा आप इसको सोचिएगा, है ना, बढ़िया सवाल है, थोड़ा आपको मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे। ये सवाल कर लेते हैं अभी। सेम ऐसा ही बच्चों अभी हम लोगों ने किया है, एक दो क्वेश्चन पहले। बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बता सकते हो। हम्म, ए आ रहा है बेटा, ठीक। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नहीं मैच कर रहे कोई भी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चों, सारी गलत है ऑप्शन, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, फर्स्ट वाले मतलब ये पावर्स मैच नहीं कर रहे हैं बच्चों, या मतलब इन, हाँ, अच्छा अच्छा है, ओके, ठीक ठीक, कोई नहीं, अभी सॉल्व करते बच्चों, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स पूछा गया है बच्चों, तो एक बार पहले आपको फोर्स का फंक्शन निकालना पड़ेगा, और फिर फोर्स के फंक्शन को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। तो पहले फोर्स बच्चों, तो फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ du/dr, माइनस साइन फॉर्मूला से आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो a एज इट इज है, तो a तो ऐसे ही हो जाएगा बच्चों, r के पावर -10 का डिफरेंशिएशन होगा -10 r के पावर -11, nx के पावर n-1 बच्चों, जिनको भी कंफ्यूजन है nx के पावर n-1 लगा है। फिर बेटा यहाँ माइनस बी कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, r के पावर -5 बनेगा तो ये बन जाएगा -b -5 एज इट इज बच्चों, r के पावर n-1, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और चूंकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा गया है बच्चों, तो फोर्स को आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो फोर्स को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए बच्चों। जब 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर कर देंगे, तो माइनस अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा A10 r के पावर -11, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और इससे मल्टीप्लाई होके माइनस, तो इस पूरे हिस्से को ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा b
5 r के पावर -6, ठीक है। अब चूंकि आपको r की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो r वाले टर्म्स एक साथ कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 2 ये बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाई b। सही कह रहे हो बच्चों तुम लोग, 2a डिवाइडेड बाई b, और ये बन जाएगा r के पावर -6 डिवाइड बाय r के पावर -11। तो बच्चों ऊपर जाएगा तो बन जाएगा r के पावर +5 बन जाएगा, है ना बच्चों। तो r की जो वैल्यू आएगी बच्चों 2a बाई b के पावर 1/5 आएगी बच्चों मेरे हिसाब से। कोई मैच नहीं कर रहा। चलिए यार, जिन बच्चों का ये आया था बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने निकाल लिया था वैसे? हाथ उठाइए एक बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों सबको? हल्द्वानी पाठशाला कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठाइए। हल्द्वानी 03, क्या बात, वेरी गुड। तो बच्चों इसमें बस इसी टाइप के सवाल बनेंगे। देखिए पिछले सालों में पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट प्रैक्टिस ले लिए, इससे ऊपर नहीं बचेंगे, बनेंगे आपके सवाल, है ना। चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं। लिखिए लिखिए। शुरू करें बच्चों अगला कॉन्सेप्ट। चलिए चलिए आइए। अब बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम कैसे एसोसिएटेड है, और इक्विलिब्रियम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझना चाहिए। तो कुछ वैसे कुछ शायद आपको पहले से जानकारी हो, तो मैं थोड़े बहुत आपसे सवाल पूछूंगा और आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए बच्चों ऐसा कोई एक कर्व है, और ये कर्व है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, मतलब दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस और उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है बच्चों। और इसमें बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं। जैसे ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया 2, 3। बोलिए बेटा। हाँ, नहीं नहीं, उससे आगे कुछ नहीं कर। आपका आंसर आना चाहिए r बराबर 2a बाई बी के पावर 1/5। आया क्या बेटा ये? हाँ, ठीक ठीक, गुड। आ जाइए बच्चों, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ये डायग्राम है, किसी दो पार्टिकल्स और उनके बीच में हम दूरी जैसे जैसे चेंज करते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से चेंज हो रही है। आपके सामने बच्चों मैंने 8 पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं। आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इक्विलिब्रियम वाले हैं। एक है 6 2। अच्छा चलिए मैं पूछ लेता हूँ, पहला वाला पॉइंट ये इक्विलिब्रियम का है या नहीं है, पहला वाला? अच्छा लॉजिक क्या है बच्चों, क्यों नहीं है ये? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल भी तो इक्विलिब्रियम का एक टाइप होता है, तो मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्लोप जो है वो जीरो नहीं है, बहुत बढ़िया। स्लोप जीरो नहीं है कैसे? तो सर स्लोप से क्या लेना देना वैसे? कोई बच्चों स्लोप जीरो नहीं है ये कैसे? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। स्लोप जीरो नहीं होगा तो सर फोर्स जीरो नहीं होगी, और फोर्स जीरो नहीं होगा तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए ना ड्यू बाई डी एक्स माइनस ड्यू बाई डी एक्स बच्चों एफ होता है, और अगर आप इसको जीरो के इक्वेट कर दो तो इसका यही मतलब हो गया कि ड्यू बाई डी एक्स जीरो के बराबर हो। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ में जो ड्यू बाई डी एक्स है वो ग्राफ का स्लोप बताता है, ठीक है। ड्यू बाई डी एक्स इज स्लोप। अब जहां जहां स्लोप जीरो है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होंगे, जहां जहां स्लोप जीरो नहीं है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम
नहीं होंगे। जैसे दूसरे पॉइंट पे बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है स्लोप 0 है, इसलिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। मान गए बच्चों बात ये? 3 इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? 4 के बारे में क्या कहना? 4 इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है स्लोप वो है उस 0 है। अगला ये 5 है क्या बच्चों इक्विलिब्रियम? नहीं है। 6 है। 7 के बारे में क्या कहना है? 7 भी है बिल्कुल। 8 के बारे में क्या कहना? 8 भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अच्छा अच्छा, बहुत क्लास तुम लोग डिस्कनेक्ट जानबूझ के कर रहे हो लग रहा है, आज बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है। बारिश हो रही है क्या बच्चों? कुछ ऐसा माहौल खराब है क्या बाहर? अच्छा अच्छा, कुछ ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए अभी हम लोग का जो एजेंडा है कि हमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है, मैंने 8 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हुए हैं। आपसे मैंने ये पूछा है कि भाई बताइए इन 8 पॉइंट्स में से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों ने बताया कि सर कंडीशन ये होती है फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है? फोर्स जीरो का मतलब है कि माइनस डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स जीरो मतलब स्लोप जीरो होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का कर्व होगा, जहां जहां पे स्लोप जीरो होगा वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है? अब बच्चों देखिए, हैं तो ये सारे ही इक्विलिब्रियम, 2 भी इक्विलिब्रियम है, 4 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ही हैं। लेकिन अब इक्विलिब्रियम में भी बच्चों 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, तुम जानते हो क्या? कोई कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा? वेरी गुड, न्यूट्रल, वेरी गुड। बच्चों 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, पहला होता है स्टेबल, दूसरा हो गया अनस्टेबल, और तीसरा हो गया न्यूट्रल। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहां से अगर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस से आने की टेंडेंसी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एग्जांपल के तौर पे बच्चों, जैसे आप ये ब्लॉक ले लीजिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है? अगर आप बच्चों इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करिए, आप राइट की तरफ डिस्प्लेस करिए तो ये लेफ्ट की तरफ आने की कोशिश करता है ना बच्चों? और अगर आप लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो किधर जाने की कोशिश करेगा? मान लीजिए लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस, राइट की तरफ। यानी बच्चों ये जो उसकी पोजीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। कभी भी चेक करना हो कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप उसको डिस्प्लेस कर दीजिए उसकी मीन पोजीशन से। अगर वापस आने की टेंडेंसी है तो वो स्टेबल है, अगर दूर जाने की टेंडेंसी है, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, तो फिर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान कैसे करनी है? अगर आप उसको जिस पोजीशन पे है वहां से डिस्प्लेस करेंगे तो उसकी वापस उसी पोजीशन में आने की टेंडेंसी होगी। एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मुझे बता सकते हो क्या इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले हैं? अ, एक तो बच्चों ये दूसरा वाला है ना स्टेबल, दूसरा वाला है, और कौन सा है? 6 है। यही दोनों स्टेबल है बच्चों मेरे हिसाब से, और तो कोई है नहीं स्टेबल। कैसे पहचान पाए सर आपकी ये स्टेबल है? मैं बताता हूं बच्चों। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान होती है सबसे पहले, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वापस आने की टेंडेंसी है। अब यहां पे देखिए बच्चों, कोई पार्टिकल यहां पे है, इस पोजीशन है। अब अगर आप इसको डिस्प्लेस करिए, मान लीजिए इधर ले जाइए या इधर ले जाइए, तो क्या होगा बच्चों? जैसे आप इधर ले जाओगे या इधर ले जाओगे, तो इन दोनों ही सिनेरियो में पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बढ़ जाएगी या घट जाएगी? जैसे आप 2 पे है, आप मान लीजिए 2 डैश पे ले गए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। फिर से सोचिए बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी वैल्यू है, यहाँ यहाँ पे यहाँ है, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और पीछे ले जाएंगे बच्चों, 2 डबल डैश में ले जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर भी बढ़ेगी। और ये नेचर का रूल है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहता, हर एक की कोशिश उसको घटाने की। तो अगर आप 2 डैश पे ले जाके छोड़ भी देंगे बच्चों, तो ये वापस से 2 पे आ जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पे रखनी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो ये 2 जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम रहेगी, ध्यान रखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा बच्चों? मिनिमम। और मिनिमम के लिए बच्चों एक और कंडीशन होती है, देखिए डी यू बाई डी एक्स तो जीरो है ही,
ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर ये जीरो नहीं रहा तो फिर क्या बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल या न्यूट्रल कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा क्या अगर ये नहीं हुआ तो? नहीं, ये तो प्राइमरी कंडीशन है ही। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को अगर मिनिमम है बच्चों रखना है आपको, तो एक और कंडीशन होगी किसका डबल डेरिवेटिव, वो बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैक्सिमम मिनिमा से आता है ना बेटा? मिनिमम के लिए कंडीशन होती है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहे। तो जब भी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ड्यू बाई dx ऑब्वियसली जीरो होगा, d2y बाई dx स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और समझिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मान लीजिए पार्टिकल को आप 2 डैश पे ले गए, तो 2 डैश पे स्लोप कुछ इस तरह से है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछ दूं, बस मुझे इतना बता दो बेटा कि 2 डैश पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। फोर्स बराबर होता है माइनस ऑफ ड्यू बाई dx, ठीक है। 2 डैश पे देखिए बच्चों, 2 डैश पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? स्लोप 2 डैश पे पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव का जब बच्चों आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यानी जैसे ही आप पार्टिकल को राइट साइड पे डिस्प्लेस करेंगे, उस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? नेगेटिव। बैकवर्ड्स, तो बच्चों इसकी आने की टेंडेंसी किधर होगी? पीछे की तरफ, ऊपर। और अगर आप 2 डैश पे नोटिस करें बेटा, 2 डैश पे अगर स्लोप देखें, तो 2 डैश पे स्लोप बच्चों नेगेटिव है। तो अगर 2 डैश पे अगर फोर्स की बात करें, 2 डैश पे फोर्स की, तो वो होगा नेगेटिव, नेगेटिव। तो फोर्स आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। यानी अगर आपने पार्टिकल को पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया तो उस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा और वापस से आने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस को जस्टिफाई कर रहा है, यस और नो? अगर आप 6 पे देखेंगे बच्चों, एग्जैक्टली सेम क्विक रिकैप है कि जैसे ही आप 6 डैश पे भेजेंगे, मान लीजिए 6 डैश पे भेजेंगे, तो ये वापस से आने की कोशिश करेगा। उसके दो कारण है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा और दूसरा फोर्स उस पे बैकवर्ड्स लगेगा। अगर आप 6 डबल डैश पे भेजेंगे तो फिर से आने की कोशिश करेगा। उसके फिर से दो कारण कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेगा और दूसरा फोर्स जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है कि बेटा सबको? अच्छा, आप 4 पे आ जाइए। 4 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, ये होगा बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे पार्टिकल पे नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे जो अगर मैं 4 से पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दूं यहां पे, ठीक है, 4 डैश मान लेते हैं, तो बच्चों ये वापस से यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी चीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहती, सारी चीजें अपनी पोटेंशियल एनर्जी को घटाना चाहते हैं। तो 4 डैश अगर आप 4 से 4 डैश ले जाके यहाँ पे छोड़ दोगे तो नीचे ही चलता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आप 4 से इसको 4 डबल डैश पे लाके छोड़ देंगे तो फिर से इसके वापस जाने की टेंडेंसी नहीं है, इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको फोर्स के भी आप समझा सकते हो बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, मैं एक फोर्स से भी समझाता हूं आपको। बच्चों 4 डैश पे स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? 4 डैश पे नेगेटिव। और फोर्स होता है बच्चों माइनस ऑफ द स्लोप, स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। आपने आगे की तरफ डिस्प्लेस किया है और फोर्स भी उसको आगे की तरफ ही ले जाना चाहता है, तो क्या कभी पीछे आएगा क्या बेटा? नहीं। यहां पे बच्चों स्लोप कैसा रहेगा? 4 डबल डैश पे, 4 डबल डैश पे स्लोप पॉजिटिव रहेगा, फोर्स नेगेटिव रहेगा, तो आप पीछे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो पीछे ही चलता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई है? तो 4 बच्चों तुम्हारा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप परेशान मत होइए, मैं सारी चीज आपको लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? बस आप समझ लीजिए अभी। तो 4 होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 4 के अलावा और कोई बच्चों जो दिख रहा हो आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? 7, 7 भी बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। 8 के बारे में क्या कहना बच्चों? 8 क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अच्छा बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कोई डेफिनेशन बताए। जैसे स्टेबल में हम पढ़ते हैं कि आप डिस्प्लेस करेंगे तो वापस आने की टेंडेंसी रहेगी, अनस्टेबल में अगर आप डिस्प्लेस करेंगे, जिधर डिस्प्लेस करेंगे उधर ही चला जाएगा। न्यूट्रल डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा, एक तो बढ़िया हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन सही है। टेंडेंसी क्या रहेगी? मान लीजिए इसको डिस्प्लेस कर दिए, आप 8 से 8 डैश में ले आए पार्टिकल को, तो क्या करेगा? ये बाहर जाएगा उसी डायरेक्शन में या वापस आएगा? क्या करेगा? हाँ, जितना आप डिस्प्लेस करेंगे उतना डिस्प्लेस हो जाएगा, और ना वापस आने की टेंडेंसी और ना ही दूर जाने की टेंडेंसी। क्लियर है क्या?
तो ये इक्विलिब्रियम कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आया है सबको? चलिए अब एक एक करके डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए बच्चों नोट बना के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली हेडिंग डालिए बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। In this equilibrium, particle in this equilibrium, particle has tendency in this equilibrium, particle has tendency to come back to its particle has a tendency to come back to its particle has a tendency to come back to its original position particle has a tendency to come back to its original position when displaced when displaced बच्चों कंडीशन लिखना है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों यू मिनिमम F0 है ना। तो ऐसे ही आप लाइन से लिख लीजिए ऐसे, या अलग अलग लाइन में लिख लीजिए जैसा आपको सही लगे। यू मिनिमम F0 du by dx 0 d2u by dx स्क्वायर पॉजिटिव। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं बोल पाएंगे बेटा यहाँ पे, है ना, क्योंकि d2u by dx स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना, तो कुछ कमेंट कर नहीं पाएंगे। एक्चुअली पोटेंशियल जो मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम बोलते हैं ना हम लोग, वो नेबरहुड में कंपेयर करते हैं। जैसे इसके नेबरहुड में देखिए ये बढ़ गया, इधर जाने पे भी बढ़ गया तो इसको मिनिमम बोल दिए। इसके नेबरहुड में ये कम हो गया, ये कम हो गया तो इसको मैक्सिमम बोल दी। अब यहाँ पे नेबरहुड में ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। बच्चों लिख लिया स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। अगली हेडिंग डालिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें लिखिए पार्टिकल goes in the same direction particle goes in the same direction in which it is displaced, in which it is displaced particle goes in the same direction in which it is displaced, comma, no tendency of coming back, no
टेंडेंसी ऑफ कमिंग बैक। बच्चों एक कंडीशन लिख लीजिए सारी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स जीरो होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए। अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। In this case, particle neither comes back neither comes back हाँ बोल देता हूँ। in this case particle neither comes back nor moves in the direction displaced तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लिख देता हूं। बोलिए। जब तक आप फोर्स लगेंगे, जैसे खुद भागेगा नहीं, यहां पे आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे और रिलीज कर देंगे तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उधर ही चले जाएगा। यहां पे आप डिस्प्लेस करेंगे और रिलीज करेंगे तो वापस आ जाएगा। यहां पे आप डिस्प्लेस करेंगे, रिलीज करेंगे तो जहां पे रिलीज करेंगे वहीं रहेगा, ना ही आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा। बच्चों न्यूट्रल के लिए कंडीशन है F0 d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो। ठीक, नहीं कुछ कह सकते बेटा। देखिए फिर से सुन लीजिए जिनको भी ये डाउट है। एक्चुअली जब आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं ना, तो आप अपने नेबरहुड में कंपेयर करते हैं। जैसे 6 है तो 6 को मिनिमम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 6 डैश और 6 डबल डैश के कंपेरेटिवली इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, तो नेबरहुड के कंपेरेटिवली कम है तो मिनिमम बोल दिया, नेबरहुड के कंपेरेटिवली ज्यादा है तो मैक्सिमम बोल दिया। इसमें नेबरहुड के पोटेंशियल एनर्जी बराबर है तो कम ज्यादा का पॉइंट ही नहीं उठता, क्योंकि 8 डबल डैश पे जो है वही 8 डैश पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो है। लिख लिया बेटा सबने? ठीक। अब बेटा आप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व ड्रॉ करिए जैसे मैंने ड्रॉ किया है। उसमें जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स दिखाए 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे पॉइंट्स दिखाइए।
फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स लिखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स लिखिए और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के पॉइंट लिखिए। ठीक। हाँ हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, देखिए इसमें मतलब बहुत ज्यादा आप वैसे मैथ का आपको जरूरत नहीं है, बट हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप शो कर रहा है। जब आप मैथमेटिकली स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे आप डी बाई डी एक्स जीरो करेंगे तो हो सकता है आपकी एक्स की ज्यादा वैल्यूज आ जाए, तो आपको चेक करना पड़े कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। तो वापस से डिफरेंशिएट करिए, जहां पे पॉजिटिव आ जाए डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर वो स्टेबल है, और जहां पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाए वहां अनस्टेबल है। हम्म। आ जाइए बच्चों। हाँ 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 हाँ। हाँ, फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स होगी ही। देखिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि आप पार्टिकल यहाँ पे है, मान लीजिए एट्थ वाले जो भी पोजीशन है वहां पे रखा हुआ पार्टिकल, तो इस पोजीशन पे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब आप फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ले जाइए, आप लगाइए एक्सटर्नल फोर्स लगाइए और यहाँ से लेकर यहाँ तक रख के छोड़ दीजिए, तो कुछ नहीं करेगा, वो यहीं पे रहेगा। इस वाले केस में, स्टेबल के केस में क्या रहेगा कि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा आगे भेज दीजिए, रिलीज करेंगे तो वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। बच्चों एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा। मान लीजिए बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, और यहाँ पे भी बच्चों मैंने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, और इसके सेंटर पे बच्चों बीचों बीच एकदम एक स्मॉल क्यू रख दिया है। पहले तो आप ये बता दो बच्चों, बिल्कुल बीचों बीच रखा है ना, दोनों से जो दूरी है वो बराबर है, और जो नेचर है इस चार्ज का बच्चों पॉजिटिव है। तो पहले आप ये बता दो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा पॉजिटिव चार्ज या नहीं रहेगा? रहेगा ना। अच्छा बच्चों, अब इसको डिस्प्लेस कर, अब ये बताओ कि ठीक है आप ये डिटरमाइन कर लिए कि इक्विलिब्रियम में तो है, अब मैं बच्चों आपसे पूछूं कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल? स्टेबल है। ओके। तो जो देखिए अगर आप इसको प्लस क्यू है यहाँ पे, तो दोनों साइड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है, मतलब अगर मैं देखूं तो राइट साइड का चार्ज ये वाला फोर्स लगा रहा है एफ आर, और लेफ्ट साइड वाला फोर्स एफ एल ऐसा लगा रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ बच्चों, यहाँ पे ले आता हूँ डिस्प्लेस करके प्लस क्यू चार्ज को, तो इन दोनों फोर्स में से कौन सा डोमिनेट कर जाएगा बच्चों? अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर ले जाते हैं तो कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, एफ आर या एफ एल डोमिनेट कर जाएगा? एफ एल का मतलब फोर्स ड्यू टू लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ये है, अब बताओ। एफ आर डोमिनेट कर जाएगा बेटा, है ना। कोई बच्चा शुरुआत में मुझसे पूछा था इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब यही हो गया ना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
तो जैसे ही आप इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, इनके बीच की दूरी घट जाएगी बच्चों, तो ये वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो Fr डोमिनेट कर जाएगा, तो इसको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? तो अलोंग एक्स एक्सिस ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अब बच्चों अगर मान लीजिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दीजिए, मतलब ये पार्टिकल है, इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या होगा? स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे बच्चों, कैसे बोल पा रहे हैं अनस्टेबल? बिल्कुल सही बात है। जैसे आप बच्चों ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको आप ऊपर ले जाइए प्लस क्यू को, तो क्या होगा? इसकी वजह से फोर्स इधर लग जाएगा और इसकी वजह से फोर्स इधर लग जाएगा, दोनों का वेक्टर सम ऊपर की तरफ आ जाएगा। आपने ऊपर डिस्प्लेस किया, ऊपर ही चला जाएगा, तो ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा अलोंग वाई। क्लियर है ना? न्यूट्रल मतलब जितना आप डिस्प्लेस करें उतना ही डिस्प्लेस होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो जो कुछ आप डायग्राम बना लीजिए बच्चों, लिख लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, अलोंग वाई एक्सिस इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। देखिए, अगर आप इसको राइट के साइड डिस्प्लेस करेंगे ना, तो इस वाले चार्ज से इसकी दूरी कम हो गई, मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट करने लगेगा? जो लेफ्ट वाला फोर्स, ये वाला जो चार्ज लगा रहा है, वो वाला फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, मतलब राइट वाला जो राइट की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, जो राइट वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम हो गई। पहले राइट और लेफ्ट बराबर थे, अब आपने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका फोर्स ज्यादा हो गया और लेफ्ट वाले का फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से इसकी दूरी बढ़ गई, तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो पार्टिकल इधर आ जाएगा। यानी आपने जिधर डिस्प्लेस, जहां से डिस्प्लेस किया वापस उधर ही आने की टेंडेंसी है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस केस में रिपल्शन है, आपने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, तो आपने डिस्प्लेस ऊपर करके रिलीज किया, ऊपर की तरफ ही चलता चला जाएगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। नोट, हाँ बोलिए। इसलिए तो एफएल कम हो गया ना बेटा, लेफ्ट वाले का फोर्स कम हो गया ना। आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 2 ले लो बेटा, ये लेफ्ट वाली ये 1 वाला हो गया और ये 2 हो गया, तो जब आप डिस्प्लेस करोगे तो 1 वाले का फोर्स कम हो जाएगा और 2 वाले का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो इसको वापस ले आएगा। अच्छा बच्चों, जो एसएचएम हम लोग पढ़ते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह से हो पाएगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में बच्चों एसएचएम होगा, अनस्टेबल में तो आप डिस्प्लेस करोगे तो चला ही जाएगा। लिख लेना बच्चों, तो बता देना, फिर सवाल करेंगे इस पे। डन है? ओके, हाँ लिखिए लिखिए। बोलिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, अगर आपने इसको लाके नीचे की तरफ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो भी इसका फोर्स इधर लगेगा, इसका फोर्स इधर लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। हम्म। आइए बच्चों को सवाल कर लेते हैं इस पे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। चलिए, बहुत आसान सा सवाल, बताइए जल्दी आंसर। इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सही है ना? हाँ, काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट नहीं करिएगा बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट?
ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी बच्चों सही हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। ये इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है ना। चलिए ओके बच्चों, अब कुछ थोड़े से सवाल और लेंगे जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड होंगे। तो इक्विलिब्रियम खत्म हो गया बच्चों, है ना। तो मैंने इक्विलिब्रियम के अंदर आपको बता दिया इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं और हर एक इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है। थोड़े से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ सवाल करेंगे बच्चों, फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सवाल कुछ कैसे, देखिए बच्चों, मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बच्चों नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे। और अगर कुछ भी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में आप कुछ भी चेंज नहीं ला रहे हो तो यही जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होगा। ये बच्चों हर टाइप की पोटेंशियल एनर्जी के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं कि केवल ग्रेविटेशन के लिए, ये हर एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ट्रू है, प्रोवाइडेड कि कोई काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट ना हो। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप मान लीजिए किसी एक पॉइंट से ब्लॉक को उठा के किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं और इन दोनों के बीच में हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बच्चों बराबर लिखेंगे mgh के। ठीक है, तो जब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप अर्थ के पास आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम घटता जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट 1 पे था और यहां से वो पॉइंट 2 पे आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की हाइट h है। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 बराबर कितना लिखेंगे बेटा आप, 1 पे था 1 से 2 आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 कितना लिखेंगे बेटा, mgh। तो ठीक है, प्लस mgh या माइनस mgh, माइनस mgh बच्चों। ठीक है सर, कैसे आ गया माइनस mgh, तो देखिए बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चों नेगेटिव फॉर्मूले से। और यहां से बच्चों आप 1 से ब्लॉक को 2 में ला रहे हैं, तो आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, है ना। आप 1 से 2 ला रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होगा बच्चों प्लस mgh आ जाएगा ना। और चूंकि फॉर्मूले में पहले से माइनस साइन है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगा माइनस mgh। बोलिए क्लियर है क्या बच्चों सभी को। ठीक है, तो अब इसमें याद क्या रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी प्लस mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होगा। अगर आप अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हैं, ये अर्थ है, आप 1 से 2 अर्थ के सरफेस की तरफ आए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो माइनस mgh के होगा। बोलिए बेटा याद रहेगा ये, लिखिए पहले ये दो केसेस। नोट नोट डाल लीजिए बेटा, कोई हेडिंग नहीं है, नोट डाल लीजिए। और इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है बच्चों, आपको लिखना क्या है कि जब भी आप अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जैसे कि यूबी माइनस यूए बराबर mgh। फिर दूसरे केस में लिखिएगा अगर अर्थ की सरफेस की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, u2 माइनस u1 बराबर माइनस mgh। डन है क्या बेटा। ठीक ठीक बच्चों, मैं एक सवाल लेता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाँ
लिखिए। ठीक। अम, एक सवाल लेते हैं बच्चों इसी पे, जहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना होगा। बच्चों सवाल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि एक ऐसे स्फेरिकल सरफेस है और कुछ सिचुएशन ऐसी है कि एक पार्टिकल है बच्चों, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास मान लीजिए बच्चों 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू लीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 मीटर। और बच्चों ये एंगल भी आपको दिया हुआ है सवाल में, ये एंगल आपको 37 डिग्री दिया हुआ है। अब इस बच्चे इस पार्टिकल को पॉइंट ए से उठा करके स्लोली मूव किया गया पॉइंट बी तक, ठीक है। तो पॉइंट ए से ब्लॉक को स्लोली मूव किया गया है पॉइंट बी तक। सवाल में आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्लोली डिस्प्लेस किया गया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? जीरो होगा। क्यों बेटा? ओके, ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बच्चों मैं आपको हिंट देता हूं। -12, क्योंकि बच्चों इसको स्लोली मूव किया जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। -80 आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया है, तो बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा कॉन्सेप्ट कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। बच्चों ये मानते हो पहले, यस और नो पहले ये बताओ, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें? अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब बच्चों चूंकि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही इन्वॉल्व है तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, मानते हो बेटा? तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहां है, जरा ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहां पे है, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और आप पार्टिकल को बेटा फाइनली यहां लेके आना चाहते हो, ठीक है। फाइनली पार्टिकल को इनिशियल से डिस्प्लेस करके बच्चों आप यहां लाना चाहते हो। तो मुझे एक चीज बता दो, ग्राउंड से, ये मान लीजिए बच्चों अर्थ है, ग्राउंड से पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, क्या लगता है तुमको? हाइट बढ़ेगी या घटेगी बेटा? बढ़ेगी। यहाँ पे बच्चों ये अर्थ है, अर्थ यहाँ पे है ब्लॉक, यहां से आप यहां लेके जा रहे हो, तो अर्थ से दूरी जो है ब्लॉक की बढ़ रही है बच्चों या घट रही है? ए से बी तक ले जाने में बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आएगा बच्चों, डेल्टा यू बराबर क्या हमें प्लस mgh लिखना चाहिए, माइनस mgh लिखना चाहिए? प्लस mgh। और बेटा h क्या होगा? क्या h यही हाइट होगी जितना आपने डिस्प्लेस किया है? बेटा h क्या यही हाइट होगी जितना आपने डिस्प्लेस किया? बोलो यस और नो। तो मास की वैल्यू बच्चों हमें 2 गिवन है,
जी की वैल्यू है 10, हाइट और निकालने तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हाइट कैसे निकाला जाए बेटा? तो टोटल ये दूरी कितनी है बच्चों यहां से लेकर सेंटर तक की? 5 है। हाँ, और बेटा ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली 5 sin 37 हो जाएगी ना बच्चों? नहीं आया समझ में ये? तो बेटा अब अगर आपको हाइट लिखनी है ना h, तो 5 में से 5 sin 37 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा, यस और नो? तो बेटा 5 माइनस 5 साइन 37 हो गया 3/5। बोलिए ठीक है ना? तो ये 2 इंटू 10 और ये 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 माइनस 3 के बच्चों 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को पार्टिकल को यहां से यहां तक स्लोली डिस्प्लेस करने के लिए। मेरी बात समझ में आई है बच्चों? नोट कर लीजिए, एक और सवाल दूंगा इसी पे बेस्ड। ठीक है, देखिए हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि एक सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल जो है ब्लॉक ए वो 37 डिग्री बनाता हुआ यहाँ पे रखा हुआ है। हमें इस पार्टिकल को स्लोली डिस्प्लेस करना है ए से लेकर बी तक। बताइए एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा? तो बच्चों जब भी स्लोली डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट ना हो, सवाल में बस बोले कि बस स्लोली उसको मूव करके रख दिया गया है, तो आपका बच्चों ध्यान जाना चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बच्चों यहाँ पे केवल ग्रेविटेशनल फील्ड ही है ऐसी, या ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कंजर्वेटिव है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि ब्लॉक जो है वो अर्थ की सरफेस से दूर जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है? तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा। m की वैल्यू दी है, g की वैल्यू दी है, h और निकालना है। h मतलब कितना आप डिस्प्लेस कर रहे हो, तो ये बच्चों h जो होगा वो 5 माइनस 5 साइन 37। ये वाली हाइट जो होगी बेटा वो 5 साइन 37 होगी। टोटल 5 है, 5 में से 5 साइन 37 घटा देंगे तो हाइट आ जाएगी। हाँ बोलिए। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैंने बताया ना रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम ही आया होगा। आपने पहले इनिशियल निकाला होगा, फिर फाइनल निकाला होगा, फिर फाइनल माइनस इनिशियल किया होगा, है ना? ठीक है, लेकिन आंसर 40 ही आना चाहिए। ठीक। बच्चों एक और सवाल, बोलिए बेटा। हाँ हाँ। मतलब tan से आप क्या निकालना चाहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होगा, लेकिन बेस फिर बेटा परपेंडिकुलर, ये देखो बेस फिर इतना लेना पड़ेगा तुम्हें, 5 से कुछ कम होगा, ये लेना पड़ेगा बेस। बच्चों एक और सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बच्चों। सवाल में दिया गया है कि एक थ्रेड है, थ्रेड की जो लेंथ है बेटा वो 2 मीटर है, जो पार्टिकल का मास है वो 2 किलो है। पार्टिकल को बेटा पॉइंट ए से लिफ्ट करके पॉइंट बी तक ले जाते हैं, ठीक है? ए से जो है लिफ्ट करके पार्टिकल को पॉइंट बी तक ले जाते हैं, ठीक है? ये पॉइंट बी है, और ये बच्चों एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। स्लोली मूव किया जाता है, पॉइंट ए से लेकर बी तक स्लोली मूव करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता दीजिए। अब बच्चों गड़बड़ नहीं करिएगा, पहला सवाल ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आया कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अब सब कुछ आपके सामने है बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। जी की वैल्यू 10 है, ट्वेंटी आ रहा है। ओके, कब का आ रहा है बेटा 20? बच्चों इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चूंकि बोला गया स्लोली मूवमेंट हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? बोलिए बेटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
और जो कि बच्चों इस केस में प्लस mgh होगा। क्यों? क्योंकि दूर जा रहा है अर्थ से। हाँ, ये बच्चों इसकी इनिशियल पोजीशन है। देखिए बच्चों, किसी को भी कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है और यहां से आप पार्टिकल को यहां ले जा रहे हैं, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो आपको बस ये निकालना है कि पार्टिकल कितना हाइट मूव किया है, और फिर आप mgh लगा सकते हैं सीधा सीधा। तो m की वैल्यू है बच्चों 2, g की वैल्यू हो गई 10 और हाइट, तो बच्चों टोटल हाइट 2 मीटर है पूरी, और ये वाली जो हाइट है बच्चों, ये वाली, ये l cos 60 हो जाएगी, यानी कि बच्चों l/2 हो जाएगी। टोटल लेंथ 2 है तो 2/2 1 मीटर, तो बेटा ये लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, तो ये बची हुई लेंथ भी 1 मीटर, यानी h की वैल्यू बच्चों यहां से 1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो कितना हाइट ऊपर गया? 1 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 20 जूल। थोड़ा बहुत आइडिया लगा है बच्चों? बोलिए बोलिए। हम्म। क्या किया आप एक बार बताइए ना। mg cos 60 इंटू एच कर लिया आपने। हाँ हाँ, देखिए mg cos 60 इंटू एच, तो ठीक है, उससे वर्क डन mg cos 60 इंटू एच कर देंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे बेटा आप? हाँ बोलिए बोलिए। टी मतलब बेटा टेंशन, एल, ओके। एल साइन 60 करना चाहते हो आप? बेटा एल साइन 60 से आपकी ये लेंथ आएगी, देखो एल साइन 60 करोगे ना तो आपका ये लेंथ बनेगा, ये वाला। तो इससे कोई हमारे कोई फ्रूटफुल कोई चीज निकलेगी नहीं ना, आप ये लेंथ निकाल के कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाइट, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमें ये वाला चाहिए, हाइट चाहिए। ये 60 डिग्री है, ये लेंथ पता है ना, ये लेंथ 2 मीटर है, ठीक है बेटा, ये लेंथ 2 मीटर है, ये वाला चाहिए, तो 2 cos 60 करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। टोटल 2 मीटर है थ्रेड की लेंथ, ये l cos 60 है, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। टोटल 2 है, ये 1 है, तो बचा हुआ 1 मीटर, ठीक है। अब बच्चों जिसने भी जो भी मेथड लगाया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हो गया आपका आंसर, शायद मैच कर गया हो। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जब भी आपसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछे तो आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगाइए, है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जहां से शुरुआत हो रही है उसको इनिशियल ले लीजिए, जहां तक गया वो फाइनल, और दोनों के बीच का हाइट और mgh लगाइए, सीधे आंसर पाइए। एक और सवाल देखिए जो बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है। हाँ, ए और बी के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो आपकी हाइट होगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हाइट होगी, ठीक है। ठीक। एक और सवाल बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हो सकता है आपके टीपीपी में भी इस तरह का सवाल हो बच्चों। इसमें एक सवाल में दिया हुआ है कि एक चेन है, ठीक है, और वो चेन कुछ इस तरह से हैंग कर रही है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों l/3 हिस्सा जो है वो ऑलरेडी टेबल पे है, और 2l/3 हिस्सा जो है उसका हैंग कर रहा है, तो हमें इस पूरी चेन को टेबल पे लानी है। तो आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता दीजिए। मैं सवाल लिख देता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा फॉर पुलिंग कंप्लीट चेन ऑन टेबल। कुछ इसमें थोड़ा सा मैं एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ये सवाल ले ले रहा हूं मैं। सेंटर ऑफ मास का एक बच्चों कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ये यूनिफॉर्म लेंथ है, तो इस वायर का जो मास होगा दैट इज 2m/3, अगर पूरी चेन का मास बच्चों m है, तो इस वाले हिस्से का मास 2m/3 होगा, तो इसका पूरा मास बच्चों इसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि 2l/6 नीचे लटका हुआ है। 2l/6 क्यों बेटा? क्योंकि पूरी चेन के
सेंटर पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म चेन है तो उसके सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो पूरे मास को आप मान सकते हो कि ये सेंटर्ड है 12/6 पे। 12/3 पूरी लेंथ है, इसका आधा 12/6, तो 12/6 पे सेंटर्ड है, इसका मास 2m/3 है। तो मतलब बच्चों आपका सवाल केवल इतना सा रह गया कि एक पार्टिकल है जो कि 12/6 नीचे हैंग कर रहा है, उसका मास 2m/3 के बराबर है। इसको उठा के टेबल तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो बता सकते हो। mg/3, 2mg/1, 2mg/9, 2mg/3, 2mg/L/3। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों, और लोग सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट बच्चों तुम सबको पता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप बेटा इसको इनिशियल मान लीजिए, ये बेटा आपका इनिशियल है, ठीक है, और आपको उठा के इसको यहां तक ले जाना है, तो बेटा ये आपका फाइनल है। सब कुछ दिया हुआ है सवाल में, कुछ भी नहीं सोचना है। ट्वेंटी ml/9, ओके, 2mgl/9, 20 ml/9। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात, डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। तो अब सवाल में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया है, तो बोला जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों प्लस mgh लिखना चाहिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस mgh लिखना चाहिए? बताओ। प्लस mgh, कारण क्या है, क्यों प्लस mgh बोल रहे हैं आप? ऊपर जा रहा है ना, इनिशियल पोजीशन जो है वहां से वो ऊपर जा रहा है, तो प्लस mgh लिखना चाहिए। तो बच्चों जिस पार्टिकल को आप ऊपर ले जा रहे हो उसका मास तो 2m/3 है, मानते हो? m g, और कितना ऊपर ले जा रहे हैं बच्चों? 2l/6 ऊपर ले जा रहे हैं। क्लियर है ना सबको? अब इसमें क्या क्या कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है बच्चों मेरे हिसाब से, है ना? तो 2 से 6 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2mgl/9, 2mgl/9। अगर आप बच्चों g की वैल्यू 10 रख देंगे तो 20 ml/9 आ जाएगा, नहीं तो 2mgl/9 आ जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? हाथ उठाइए। क्या बात, समझ गए बच्चों? इस तरह के सवाल आएंगे तो कर लोगे, बोलो बेटा। आप लोगों ने ये सेंटर ऑफ मास में थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो, जैसे कोई रॉड है या चेन है एल लेंथ की, तो उसका आप सेंटर ऑफ मास कहाँ लेते हो बेटा? अगर कोई चेन है या रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लेते हो आप? सेंटर पे लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ना? तो अब ये जो चेन हैंग कर रही है, चूंकि आपको इसी चीज को उठा के ऊपर लाना है, बाकी चेन तो ऑलरेडी है ना, तो उससे हमें तो कोई मतलब नहीं है, इसी चेन को बस ऊपर उठा के लाना है। अब इस पूरी चेन का मास सेंटर पे मान सकते हैं, तो ये जो हैंग हो रही चेन है, इसका भी पूरा मास जो है यहां पे मान सकते हैं ना बेटा, इसके सेंटर पे हैंग होती हुई चेन का, है ना? तो 12/3 2/3 पार्ट हैंग हो रहा है, तो इसका मतलब 2/3 ऑफ मास ही तो हैंग हो रहा है। पूरी चेन का मास है में 12/3 हैंग हो रहा है, इसका मतलब जो हैंग होने वाला पार्ट है उसका मास 2m/3 है। बोले ठीक है ना? यहां से यहां तक का लेंथ बेटा 12/3 है, तो इसकी आधी दूरी कितनी होगी? 2l/3 डिवाइडेड बाई 2, यही होगी ना बच्चों आधी लेंथ। तो 2l/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये जो हाइट बचेगी वो 12/6 बचेगी, ठीक है? तो हाँ, तो इसका अब सवाल में बस यही हो गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास 2m/3 है, वो 12/6 नीचे हैंग कर रहा है, इस पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि अर्थ से ऊपर जा रहा है तो चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, mgh लिखेंगे। m की वैल्यू 2m/3 है, g और h बेटा पॉजिटिव है 12/6, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए बच्चों, हाँ बोलिए।
हाँ, तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं ना, कि ये पूरी चेन का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना? तो हम ऐसा मान लेंगे ये पूरी चेन जो हैंग हो रही है, उसका मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसकी जगह ऐसा मान लो कि एक पार्टिकल है जो जिसका मास 2m/3 और 12/6 पे रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और डीपीपी डिस्कशन बच्चों मुझे याद है, तुम लोग घबराओ नहीं, तो समय मिलेगा तो मैं जरूर डीपीपी डिस्कशन कर लूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बेटा, बाय बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बच्चे, बाय। राम राम बेटा, बाय।